क्या प्राइवेट स्कूलों पर कोई लगाम इस बिल से लग सकती है जो आपके हाथ में है? इस फॉर्म में ये बनाया गया है ना, ये फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम पहुंचेंगे कहाँ? मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो है सीरियसली अपना दिमाग जो है ना अप्लाई नहीं किया है। जो बच्चों की फीस डिटर्मिनेशन है वो ही नहीं हो पाएगी तो फिर तो कंट्रोवर्सीज में रह जाएगा मामला। लेकिन जब आपने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि चीज़ें चलेंगी ही नहीं तो फिर तो मुश्किल हो गई। जब वो ऑलरेडी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सारे लोग हैं, इसको बनाने की जरूरत ही क्या थी? एक भी मेंबर ये कह देगा कि नहीं होना है, गड़बड़ है, तो फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फी रेगुलेटरी कमेटी है उसके पास आएगा। तो ये सब स्टेप पे जो है ना प्रॉब्लम है। इन्होंने अननेसेसरी इतना उसका वो बना दिया है, खिचड़ी बना दी है इस चीज़ों की कि उसमें से कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। तो सरकार तो दावा कर रही है कि सर स्कूल जो माफिया है उसकी कमर टूट जाएगी इस बिल के बाद और स्कूल में फीस अब मनमाने तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। ये बिल्कुल प्योरली राजनीतिक दावे हैं, बिना किसी से पूछे हुए। पता नहीं किस व्यक्ति ने इसको बना दिया है और फिर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में स्कूली शिक्षा हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि स्कूली शिक्षा को फीस को नियंत्रित करने के लिए हम एक बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार का नया बिल स्कूल के मालिकों को ही फायदा पहुंचाएगा। क्या है इस बिल की असली कहानी? आइए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के वकील अशोक अग्रवाल के पास, जो दिल्ली में पिछले 2.5-3 दशक से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करने। दिल्ली के नए शिक्षा बिल पर बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल जी से, जो लगातार लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य दो लड़ाइयां दिल्ली और दिल्ली के बाहर लड़ते हुए नजर आते हैं अदालतों में। अशोक सर, इस बिल को देख करके क्या समझ में आता है? क्या प्राइवेट स्कूलों पर कोई लगाम इस बिल से लग सकती है जो आपके हाथ में है? नहीं, देखिए, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है और जो पर्पज़ है वो तो ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है कि जो प्राइवेट ये जो स्कूल है इनकी जो प्रॉफिटिंग है, मतलब जो कमर्शलाइजेशन है, उसके ऊपर हमें चेक लगाना है, ये पर्पज़ है। लेकिन जिस फॉर्म में ये बनाया गया है ना, ये फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम पहुंचेंगे कहाँ? तो जो बच्चों की फीस डिटर्मिनेशन है वो ही नहीं हो पाएगी तो फिर तो कंट्रोवर्सीज में रह जाएगा मामला। फंक्शन नहीं हो पाएगा यानी मतलब क्या समझे सर? आम आदमी क्या समझे कि क्या शिकायत नहीं कर पाएंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी या फीस बढ़ोतरी किसी तरह की स्कूल करते हैं तो उससे कोई राहत नहीं मिलेगी, उसके रास्ते बंद कर दिए गए हैं? क्या दिखाई दे रहा है सर? इसमें पूरा जो A to Z है ना वो ऐसा है कि किसी हिस्से को भी हाथ लगा लो तो उसको अंदर जाने के बाद आपको लगेगा कि ये तो काम ही नहीं कर सकता। जैसे आप फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कैसे फीस प्रपोज होगी, वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो 21 लोगों की होती है अंडर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट। ठीक है। उसके अंदर वो जो PTA के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, और डायरेक्टर का जो नॉमिनी है वो भी होता है। अब फर्स्ट इंस्टेंस में वो प्रपोज करेंगे फीस, फिर उसके बाद स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी के पास आएगा। अब फी रेगुलेशन कमेटी किसकी है? उन्हीं लोगों की है जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। अच्छा, तो उसमें भी वही रिप्रेजेंटेटिव है, स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव है और DOE है और वो है। तो वो मतलब इसको बनाने की जरूरत ही क्या थी? नंबर एक, जब वो ऑलरेडी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सारे लोग हैं तो उसका मतलब रेप्लिकेट कर रहे हैं एक तरीके से। दूसरा ये कि इसके अंदर जो डिसीजन है ना वो यूनानिमस होना चाहिए। अगर एक भी मेंबर ये कह देगा कि नहीं होना है, गड़बड़ है, तो फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फी रेगुलेटरी कमेटी है उसके पास आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ये जो स्कूल लेवल कमेटी जो डिसीजन लेती है ना, उसको अगर चैलेंज करना है पेरेंट्स को तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ये एक्ट ये कहता है कि कम से कम जितने भी स्कूल में पेरेंट्स हैं, पहले तो ये नहीं पता कि पेरेंट्स में माता पिता को दोनों को जोड़ेंगे या एक को जोड़ेंगे, लेकिन चलो दोनों को भी जोड़ लें तो 15% कम से कम पेरेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल फी रेगुलेटरी कमेटी के यहाँ। अब वो स्ट्रेंथ कैसे बनेगी? फिर उसके अंदर वो ये बोलता है कि इस कमेटी के अंदर जो है 2 महिलाएं होंगी,
वो महिलाएं कैसे चुनी जाएंगी। फिर एक्ट ये कहता है कि एक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी से एक मेंबर इसके कमेटी के अंदर होगा। वो कौन सी कैटेगरी में होगा, वो टीचर्स की कैटेगरी में होगा या पेरेंट्स की कैटेगरी में, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये आप कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फिर अगर हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल फी कमेटी पे, रेगुलेटरी कमेटी पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मेंबर पेरेंट्स के होंगे, 2 स्कूल के होंगे। हैं? अब हम पेरेंट्स की अगर बात करें तो क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स हैं उनके सारे पेरेंट्स मिलकर वो दो लोगों को चुनेंगे? कैसे चुनेंगे? स्कूल में तो चुन लेंगे, कोई बात नहीं है, एक स्कूल में एज फार एज फील स्कूल लेवल कमेटी की बात है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे तो आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन हो जाएगा। कैसे लाएंगे आप वहां पर? उसके बाद अगर हम आ जाते हैं आपके रिवीजन कमेटी पे, तो रिवीजन कमेटी में एक पेरेंट होगा, पूरी दिल्ली की होगी वो। अब वो जो एक पेरेंट होगा, क्या पूरे दिल्ली में इलेक्शन होगा? सारे जो प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं वो सारे मिलकर उसको चुनेंगे। तो ये प्रॉब्लम है इस कमेटीज के अंदर। और फिर देखिए ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, फिर आपकी स्कूल लेवल फी रेगुलेटरी कमेटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उसके ऊपर रिवीजन कमेटी, उसके ऊपर बैठा हुआ है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और उसके ऊपर बैठा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब ये सारी कमेटीज हैं, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास भी पावर है कि वो कोई भी इशू जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेज सकती है एडजुडिकेट करने के लिए, तो वो भी एक अथॉरिटी है। तो ये इतनी कमेटीज हैं, तो ये तो लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा। और अब आप देखिए ना, स्कूल लेवल कमेटी के अंदर पीटीए से आएंगे, तो हमारे दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें कितने स्कूल्स हैं जहां वैलिडली इलेक्टेड पीटीए है? पीटीए ही नहीं है। पीटीए नहीं है तो पीटीए नहीं है तो वो मेंबर, आप 5 मेंबर कहां से लाएंगे? तो वो ये जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ही नहीं बन पाएगा किसी भी लेवल पे। और दूसरा, इतनी सारी कमेटीज की जरूरत क्या थी? एक सिंपल एक कमेटी बना देते। हाई कोर्ट ने जब 98 का जजमेंट दिया था, उसके अंदर संतोष दुग्गल कमेटी बनाई थी। उसके बाद 2011 में जो जजमेंट दिया था हाई कोर्ट ने, उसने जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। और उन लोगों ने फंक्शन किया। तो उसमें क्या था, एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, एक डायरेक्टर का नॉमिनी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 3 काफी थे। अब आपने अपने फाइनेंशियल में लिखा है कि 2 करोड़ रुपया आप खर्च करेंगे, हो सकता है कि एक कमेटी पे भी 2 करोड़ रुपया खर्च कर जाए, लेकिन वो वर्केबल होगा ना, इफेक्टिव होगा, एक्सपर्ट होंगे। अब स्कूल लेवल कमेटी में कौन एक्सपर्ट है? और हम सब लोग जानते हैं कि जो पेरेंट्स स्कूल के सिस्टम में आते हैं कहीं से, वो स्कूल वाले उनको खरीद लेते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, पहले तो पिक एंड चूज करेंगे, फिर उसके बाद खरीद लेंगे। टीचर जो है वो स्कूल के खिलाफ जाएंगे नहीं फीस के मामले के अंदर। तो ये आएगा कैसे? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये जो कमेटियों के जंजाल में फंसाने की कोशिश की गई है सर, इसमें इतनी सारी कमेटी बना करके, तो क्या ऐसा लगता है, क्योंकि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कमेटियों के जाल में ही फंस के रह जाएगा? यही होगा। पहले तो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो पाएंगी। अब जैसे पीटीए है, अब सपोज करो पीटीए का आप इलेक्शन कराते हैं, वो भी पूरा सिस्टम है। अब उसमें कोई संतुष्ट नहीं है तो वो चला जाएगा हाई कोर्ट में कि साहब ये पीटीए की जो इलेक्शन है वही ठीक नहीं है। तो जब पीटीए नहीं बनी तो उसमें से मेंबर कैसे आप लाओगे? फिर कैसे स्कूल जो है स्कूल लेवल कमेटी जो है आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे? तो ये सब स्टेप पे जो है ना प्रॉब्लम है। इन्होंने अननेसेसरी इतना उसका वो बना दिया है, खिचड़ी बना दी है इस चीज़ों की, कि उसमें से कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। सर, एक चीज़ आपने जो कही कि 15% कहाँ से लाएंगे, अब अगर 1000 बच्चे स्कूल में हैं तो सर अगर 2 पेरेंट्स को, 10 पेरेंट्स को, 20 पेरेंट्स को ये दिक्कत है कि स्कूल की फीस, एक तो सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं अरे यार चलने दो, बच्चे के स्कूल में झगड़ा नहीं करना। लेकिन अगर कुछ 10-20 पेरेंट हिम्मत भी करेंगे तो सबसे पहले तो 150 पेरेंट्स को जुटाएं, क्योंकि 15% मिनिमम चाहिए। तो 15% आप इतने सालों से सर स्कूल और इन सब के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं, माफिया के खिलाफ कचहरी में लड़ाई लड़ते रहे हैं। 15% किसी स्कूल में पेरेंट्स का इकट्ठे होना एक अम्ब्रेला के नीचे कितना मुश्किल आपको लगता है? ये असंभव है, असंभव टाइप ही है। और 8-10 पेरेंट्स, 20-25 पेरेंट्स तो इकट्ठे हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन 15% वाला, और जबकि आज की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से जो 98 का डिसीजन था या 2011 का डिसीजन था,
उसके हिसाब से कोई भी एग्रीव्ड पेरेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कंप्लेंट कर सकता है। और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स में देख सकती है और फिर ये देख सकती है कि फीस जो बढ़ाई है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो उसको डायरेक्शन दे सकती है स्कूल को। वो सिंपल प्रोसीजर है। तो सिंपल जो चीज़ें थी इनको और सिंपल करनी थी, उसको और इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और नेट रिजल्ट यही होगा कि ये जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है ना, ये फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, और स्कूल वाले जो है वो किसी ना किसी तरह से अपनी फीस को जो प्रपोज किया ना उसको लागू करेंगे, बढ़ी हुई फीस को, और पेरेंट्स से फिर ले लेंगे और फिर ये झगड़े में चलता रहेगा। सर, आपने ये कहा कि जो कमेटी के मेंबर्स होंगे उनको या तो स्कूल पहले पिक एंड चूज करेगा, नहीं तो फिर खरीद लेगा। तो इस बिल में के मौजूदा प्रारूप में आपको स्कूल्स का जो मैनेजमेंट है उसका वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनके पास ज़्यादा अधिकार रहेंगे? नहीं, वो तो है ही, हावी रहेगा ना। जिस तरीके से इन्होंने उसको बना दिया है वो हावी ही रहेगा। तो सरकार तो दावा कर रही है कि सर स्कूल जो माफिया है उसकी कमर टूट जाएगी इस बिल के बाद, और स्कूल में फीस अब मनमाने तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। तो ये सब क्या राजनीतिक दावे हैं या इनमें कोई रास्ता दिखाई देता है? बिल्कुल प्योरली राजनीतिक दावे हैं, और इन लोगों ने कोई भी सीरियस वर्क जो करना चाहिए था, कितने आज ये 15वां स्टेट होगा जहाँ पे इस तरीके का एक कानून बनेगा। तो 14 जो और स्टेट्स हैं उसमें से कम 6-7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने जो रेगुलेशन बिल्स है ना, रेगुलेशन कानून जो बनाए हैं वो बहुत अच्छे बनाए थे, उनसे सीखने की बात नहीं करते। जबकि इसमें कहीं लिखा है इन्होंने कि हमने वो दूसरे जगह के जो स्टेट्स के हैं उनसे कुछ सीखा है, लेकिन सीखा नहीं है कोई। सर, एक चीज की, ये जो आपने 15 स्टेट्स की बात की, इनमें से जो 6-7 आप कह रहे हैं कि अच्छे स्टेट्स के कानून है, उनमें से कोई भाजपा शासित स्टेट है? नहीं, हो सकता है यूपी। हाँ, तो क्या उनके यूपी का भी है, राजस्थान का भी है। और वैसे नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर अगर बीजेपी शासित स्टेट इतना इससे बेहतर बना चुके हैं तो दिल्ली से तो और ज्यादा उम्मीद की जाएगी ना, क्योंकि दिल्ली में आप इतने लंबे समय बाद सत्ता में आए हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जाकर के ये कानून बन रहा है तो बहुत बेहतर कानून बनेगा। लेकिन आप जैसे शिक्षाविद जो शिक्षा के अधिकार में काम कर रहे हैं वही संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये वर्केबल नहीं है। और राजस्थान में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र भी बोलता है 15% फीस बढ़ा लो, इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा। तो कुछ जो स्टेट्स के कानून है ना वो प्रो पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन तमिलनाडु है, राजस्थान है, यूपी है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने जो लॉ लेट डाउन किया, जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे कि कैसे आप कमर्शलाइजेशन को चेक कर सकते हो, उसको फॉलो किया। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं किया। तो जो अच्छे थे उनमें से इनको लेना चाहिए था। इन्होंने बिना किसी से कंसल्ट करे हुए, बिना किसी से पूछे हुए, पता नहीं किस व्यक्ति ने इसको बना दिया है और फिर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है। इस बिल के वर्तमान प्रारूप से आपको किसका सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? बेहद ईमानदारी से आप बताइए। देखिए ना, अगर फीस डिटरमिन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द जो प्रिंसिपल्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं कि कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटरिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक तरीके की फिलंथ्रॉपिक सर्विस है, तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे अगर फीस नहीं होगी तो पढ़ना जो है वो स्कूल मैनेजमेंट के फेवर में ही जाएगा और वो अपनी फीस बढ़ाएगा। और अगर ये लोग क्योंकि लटका देंगे तो ये कोर्ट में जाके कहेंगे साहब देखिए हमारी फीस इन्होंने लटका दिया है, तो कोर्ट कहेगा ठीक है इंटरिम आप ले लीजिए। अभी यही चल रहा है, तो वही दर्रा जो है आगे भी चलेगा। तो नुकसान तो फिर पेरेंट्स का ही है ना, और पैसे एक बार निकल जाते हैं पेरेंट्स की जेब में से, वो देखा गया कि वो मिलते नहीं। अनिल देव सिंह कमेटी ने 1000 स्कूलों का एक अकाउंट देखा और उन्होंने कम से कम नहीं तो 800 स्कूलों को इंडिक्ट किया और डायरेक्शन दी कि आप जो है ये पैसा पेरेंट्स को वापस करिए 9% इंटरेस्ट के साथ। वो पैसा कम से कम आज की तारीख में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है जो पेरेंट्स को मिलना चाहिए है। और 2009 और 2010 के बीच में उन्होंने लिया था उस पैसे को, आज तक नहीं मिला। तो यही देखा गया है कि जो पैसा पेरेंट्स की जेब में से स्कूल में चला जाता है वो पेरेंट्स को वापस नहीं मिलता है। तो यानी ये माना जाए कि सर ना तो कमेटियां, आप कह रहे हैं कि जब चुनाव होंगे उनके झगड़े भी यहीं पहुंचेंगे, स्कूल वाले कहेंगे कि हमें बढ़ाने नहीं दे रहे तो कोर्ट कहेगा कि इंटरिम आप बढ़ाते रहिए,
और जब फैसला आएगा तब देखा जाएगा। यानी कि आज की तारीख में आपको बच्चों को, उनके पेरेंट्स को किसी तरह की कोई राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मेरी समझ में यही है कि कदम कदम पे इस पे लिटिगेशन होगा। हाँ, और चीज़ें अटक जाएंगी, हाँ, आगे बढ़ेंगी नहीं। तो आपने क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको कर दिया है, कंफ्यूजिंग कर दिया है, सिंपल बना के रखते तो प्रॉब्लम कम होती। प्रॉब्लम तो तब भी होती है लेकिन कम होती, लेकिन जब आपने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि चीज़ें चलेंगी ही नहीं, तो फिर तो मुश्किल हो गई। सर एक बस अंतिम सवाल कि आपको क्या लगता है सर कि सरकार का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल का ऑब्जेक्टिव ठीक है कि वो चाहते हैं कि फी रेगुलेट हो, लेकिन रास्ते ऐसे बना दिए हैं कि वो रेगुलेट कर ही नहीं सकते, तो क्या कहीं कोई नियत की कमी है, या दिल्ली का जो स्कूल माफिया कहा जाता है कि बड़ा पावरफुल है, उसने एक बार फिर अपना खेल कर दिया है? मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो है सीरियसली अपना दिमाग जो है ना अप्लाई नहीं किया है। हाँ, और सीरियसली अगर अप्लाई करेंगे, अभी तो असेंबली में है, डिस्कशन भी होगा, ये भी अभी उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अभी भी ठीक कर दे। तो अगर ठीक करेंगे तो अच्छा होगा पेरेंट्स के लिए। नहीं ठीक करेंगे, अगर यही ज़बरदस्ती रखेंगे तो ये तो 100% फंक्शनल नहीं है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, एडवोकेट अशोक अग्रवाल साहब का साफ कहना है कि ये बिल अपने वर्तमान प्रारूप में फंक्शनल नहीं हो सकता। इससे स्कूली बच्चों को, उनके पेरेंट्स को किसी तरह की भी राहत नहीं मिलेगी और स्कूल इसी तरह से मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ाते रहेंगे। तो आपने अशोक अग्रवाल को सुना, अब जाते जाते सरकार और विपक्ष को भी सुनिए कि वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं। अभिभावक खुद स्कूल की ऑडिट की रिपोर्ट को जांच पाएंगे, स्कूल में कितना पैसा है, फीस बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, इन विषयों को देख समझ जान पाएंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है जो दिल्ली के स्कूली शिक्षा के लैंडस्केप को बदल देगा। पेरेंट्स के ऊपर छा रही जो असुरक्षा की भावना है उसको बदलने का काम करेगा, उनके जीवन को, उनके बच्चों को मेंटली हैरेसमेंट से रोकेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। आम आदमी पार्टी के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। 10 साल में जो वो कर सकते थे वो उन्होंने विज्ञापन और अपने गाल बजा बजा के शिक्षा क्रांति का क्लेम करने में गवा दिया। अब उनको ये कष्ट होता है कि कोई और दल कैसे कर ले। ये सब तरीके, ये सब प्रयास एक अच्छे काम को रोकने के हैं, मगर उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी से डरती नहीं है। उन्होंने बहुत डराने की कोशिश की है, इमोशनली डराने की कोशिश की है, छोटे स्तर पर उतरकर आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश की है, मगर दिल्ली की जनता के जीवन में परिवर्तन आकर रहेगा। आज दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार एक प्राइवेट स्कूल फी बिल के नाम पर फर्जीवाड़ा लेकर आ रही है। जो बिल दिल्ली विधानसभा में टेबल किया जाएगा, जो विधायकों को 2 दिन पहले दिया गया है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025, ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ सके, प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हित में बनाया गया बिल है जो आज दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। ये बिल अप्रैल के महीने में कैबिनेट में पास हुआ। अप्रैल में कहा गया कि स्पेशल सेशन होगा और स्पेशल सेशन में बिल टेबल किया जाएगा। अप्रैल में कोई सेशन नहीं हुआ। मई में इस बिल को टेबल करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, लेकिन आखिरी दिन पर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जून में कहा गया कि इस बिल को हम अध्यादेश के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। अध्यादेश कैबिनेट में पास हो गया है, अध्यादेश केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है और किसी भी दिन कानून बन जाएगा। अध्यादेश भी गायब हो गया। अब जुलाई में
फिर कहा गया कि अब सेशन होगा और सेशन में बिल पेश होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने बीत गए। क्यों? कि प्राइवेट स्कूल्स जिनकी साठ गांठ है भारतीय जनता पार्टी से, आराम से अप्रैल के महीने में फीस बढ़ाएं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में माता पिता को डराकर, धमकाकर, बच्चों को डराकर बढ़ी हुई फीस माता पिता से साल भर के लिए ले लें। इसलिए 4 महीने तक इस बिल को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।